अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सुनो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं प्रोग्राम लाइव जामी। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अशमत जामी। भारत की जारहियत और उसके जवाब में पाकिस्तान की तैयारियां। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की आज की बहुत अहम खबर कि भारत असल में प्लान क्या कर रहा है। और ख्वाजा आसिफ साहब ज़ेर दिफा होते हैं, रॉयटर्स को इंटरव्यू दिया और एक निजी चैनल समा को भी इंटरव्यू दिया, फिर अपनी स्टेटमेंट्स की वजाहत भी कर रहे हैं। फिलहाल जो जहर उगलती जुबानें हैं भारत में, वो 2019 में तो उन्होंने 2-4 दरख्तों की कैजुअल्टी की पाकिस्तान ने और बदले में अभिनंदन को हमने चाय पेश की। अब के बार उन्होंने 16 यूट्यूबर्स जो पाकिस्तानी हैं बशमूल कुछ न्यूज़ चैनल्स, उनकी कैजुअल्टी की है कि हमारी जनता ये नहीं देख सकती, ये नहीं सुन सकती, क्योंकि इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इन 16 में सुनो न्यूज़ भी शामिल। सुनो न्यूज़ की जो ट्रांसमिशंस हैं, जो गुफ्तगू है, जो प्रोग्राम्स हैं, वो पाकिस्तान के हक़ में है और पाकिस्तान के हक़ में ही रहेंगे। पाकिस्तान का मौक़िफ़ बयान करने वाले ये प्रोग्राम है और भारत को जवाब दे रहे हैं हम रैशनली, दलील के ऊपर, और वो उनसे पसंद नहीं, उनसे सहा नहीं जा रहा। उसका सबूत यह है कि पिछले हफ्ते हमने एक प्रोग्राम किया जनाब ज़फ़र हिलाली साहब के साथ और जनरल रिटायर्ड गुलाम मुस्तफ़ा साहब के साथ। उस प्रोग्राम के क्लिप जो हैं वो मिलियंस में गए और नीचे सबसे ज़्यादा जो कमेंट्स थे वो हिंदी ज़ुबान में लिखे गए थे, जहाँ पे भारतीय जो सारिफीन है वो गम गुस्से का इजहार कर रहे थे। वजह यह थी कि ज़फ़र हिलाली साहब ने एक ही नुक्ता बयान किया कि अगर हमारा पानी रोका जाएगा, अगर हम पे जारहियत की जाएगी, तो हमने एटम बम जो रखा हुआ है वो नुमाइश के लिए नहीं रखा हुआ, फिर उसमें ताख़ीर नहीं बरती जाएगी। वो मोदी सरकार को पसंद नहीं आया, तो सुनो न्यूज़ की ट्रांसमिशन, सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल भारत में बंद कर दिया गया। हमारे लिए एक मेडल है और ऑनर की बात है। आज मैं जिक्र किया था रॉयटर्स की, वहाँ पे ख्वाजा आसिफ ने भी इंटरव्यू दिया है। वो ये बता रहे हैं कि भारतीय जारहियत के खिलाफ बड़ा फैसला कर लिया है, फैसले हो चुके हैं, फ़ौज तैयार है। समा टीवी को भी उन्होंने इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने कहा कि वॉर लूमिंग ऑन दी होराइजन, मेंटली प्रिपेयर्ड हैं हम। अपनी स्टेटमेंट्स की वो वजाहत भी कुछ कर रहे थे, क्योंकि उनसे मंसूब कुछ बयानात का खुलासा ये भी था कि शायद वो कह रहे हों कि जंग यकीनी हो चुकी है, जिसकी वजाहत वो ये दे रहे हैं कि मैंने ये कहा था कि अगले 2-3 बड़े अहम हैं इस मामले को लेकर के। भारतीय तैयारियाँ हों, भारतीय सरकार की मुलाकातें हों, या उनकी जो बिलखुसूस डिप्लोमेटिक सर्कल्स के हवाले से जो ब्रीफिंग्स हैं वो अलबत्ता बड़ी अहम है। क्योंकि आज न्यूयॉर्क टाइम्स की खबर छपी, मुजीब मशाल सहाफ़ी हैं जो साउथ एशियन ब्यूरो चीफ है न्यूयॉर्क टाइम्स के, उन्होंने खबर छापी है कि ऐसा लगता है कि भारत पाकिस्तान पर हमले के लिए अपना केस बना रहा है, क्योंकि गैर मुल्की सिफारतकारों के मुताबिक भारत पहलगाम हमले पर पाकिस्तान के खिलाफ अभी तक कुछ ठोस शवाहिद पेश नहीं कर सका। 100 से ज़ायद गैर मुल्की सिफारतकारों को वजारत ख़ारजा में बुलाया गया, भारतीय वजारत ख़ारजा में उन्हें ब्रीफिंग दी गई और ज़िम्मेदारों की शनाख्त के डाटा समेत तकनीकी इंटेलिजेंस के बारे में मुख्तसर आगाह किया गया। और उनका तासुर ये था कि इस ब्रीफिंग में कोई ऐसी बात नहीं थी जिसे हम कहें कि कुछ ठोस शवाहिद हैं कि पहलगाम वाक़े में पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट है। पाकिस्तान कह चुका है कि एक न्यूट्रल पार्टी के ज़रिए इन्वेस्टिगेशन के लिए हम तैयार हैं, लेकिन जो इंडस वाटर ट्रीटी पे यूनिलैटरली भारत ने वॉकआउट किया, उसे मनसूख किया, उसके असरात क्या होंगे और ख़त्ते में जंग के जो खदशात हैं वो किस हद तक संजीदा हैं, पाकिस्तान की तैयारियां क्या हैं, इन अहम मौज़ूआत पर तफसील से उससे बात करने के लिए प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने ज़हमत दी है जनाब अब्दुल बासित साहब को। आप तवील अरसा पाकिस्तान के लिए सिफारतकारी करते रहे हैं, साबिक सफ़ीर रह चुके हैं जर्मनी में, भारत में, पाकिस्तानी हाई कमिश्नर भी रह चुके, सिफारती तजुर्बा उनका बेपनाह है, उनसे आज हम मुस्तफ़ीद होंगे। बासित साहब बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। जो मैं समझा, जो न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट थी कि इंडिया सीम्स टू बी बिल्डिंग इट्स केस फॉर स्ट्राइकिंग पाकिस्तान, यानी भारत पाकिस्तान पर हमला करने के लिए अपना केस बना रहा है, बहाना ढूंढ रहा है, आसान लफ्जों में ये कहा जाए। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच अजमत जामी साहब मुझे अपने शो में लेने के लिए। देखिए, ये कोई पहली मर्तबा तो नहीं है, इससे पहले भी हम जानते हैं कि उड़ी का वाक़या हुआ सितंबर 2016 में, उसके बाद फिर पुलवामा का वाक़या हुआ और उसके बाद ख़ास तौर पे पुलवामा के वाक़े के बाद जो भारत ने हमारी एयर स्पेस को वायलेट किया, जिस तरह आपने भी कहा कोई दरख्तों की कैजुअल्टी भी हुई, तो यही बात है। इस वक्त भी यही है कि इसके अपने भी कुछ डोमेस्टिक इश्यूज हैं भारत के गवर्नमेंट के, फिर डीप स्टेट के भी कुछ इश्यूज हैं, हिंदू मुस्लिम्स के दरमियान जो इस वक्त वहाँ पे मामला चल रहे हैं। फिर पाकिस्तान के देखिए ना, रिसेंटली ट्रंप ने अपने स्टेट ऑफ द यूनियन एड्रेस में पाकिस्तान की तारीफ की दहशतगर्दी के मामले में। इसी तरह अफगानिस्तान के साथ हमारे इस वक्त जो वजीर खारजा हैं वो पिछले हफ्ते गए हुए थे, तो वहाँ भी एक आइस ब्रेक हुई। बांग्लादेश के साथ हमारे रवाबित बढ़ रहे हैं। तो ये तमाम वो चीज़ें हैं जिसकी वजह से भारत को परेशानी तो लाहक हुई,
और ये चूंकि फिर मकबूजा जम्मू और कश्मीर के अंदर भी अगर आप देखिए तो एक डिमांड जोर पकड़ रही थी कि रियासती दर्जा बहाल किया जाए, उससे भी जान छुड़ाना चाहते थे। और आज तो उमर अब्दुल्ला ने बड़े वाज़ेह तौर पे कह दिया है कि अब मैं रियासती दर्जे का मुतालबा भी नहीं कर सकता। तो दूसरी तरफ मुसलमान भी जो वक्फ अमेंडमेंट कानून जो है उसके खिलाफ सरापा एहतजाज थे, वो एहतजाज भी अब ख़त्म हो गया ऑलमोस्ट। तो ये बिल्कुल आप जो कह रहे हैं कि पुरी और पुलवामा के वाक़े को सामने रखते हुए इस वक्त ही भारत का ऑब्जेक्टिव तो यही है कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कुछ इक़दाम ले। लेकिन इस दफ़े मेरा अपना ख्याल ये है कि बालाकोट से शायद मुख्तलिफ हो या ज़्यादा हो, मल्टी प्रॉन्ग्ड हो। एक तो उन्होंने डिप्लोमेटिक स्टेप्स ले लिए, इंडस वाटर ट्रीटी को जो है सस्पेंड कर दिया, हमने भी जवाबी इकदाम लिए, लेकिन इसके बावजूद जो काइनेटिक अस्करी मामला है वो भी 2-3 फ्रंट्स पे हो सकता है। लेकिन उनका मुद्दा ये नहीं है कि पाकिस्तान के साथ बाकायदा जंग हो। ठीक। मेरे अपने ख्याल में पिछले कई एक दिहाई से कम अज कम या उससे भी ज्यादा वो एक कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन पे काम कर रहे हैं, जिसका मकसद यही है कि 72 घंटों के अंदर अंदर पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऑपरेशन किया जाए, ताकि पाकिस्तान को ये मौका ना दिया जाए कि वो एस्केलेट करे सिचुएशन को। लेकिन अब देखना यही है कि भारत हमें कहाँ हिट करता है। जिसने आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया, हम तो तैयार हैं, लेकिन हमारी अभी भी ख्वाहिश यही है कि भारत के पास अगर वाकई कोई सबूत हैं कि ये जो वाकया हुआ है पहलगाम में पाकिस्तान से हुआ है, तो वो एक इंटरनेशनल इन्वेस्टिगेशन कर ले, उससे भी वो जान साहब, छुड़ाना आपका चाहता है, चूंकि उसके इस करीब शोबे भी नहीं में आता। ज्यादा तजुर्बा है, इस सारे सिनेरियो में हमने ट्रंप साहब की गुफ्तगू पाक इंडिया तनाज़े के ऊपर सुन ली। वो तो कहते हैं 1000-1.5 साल पुराना इशू, और मैं दोनों को जानता भी हूँ, जी हाँ। और उनका अपना दिलचस्प अंदाज है, हमेशा से रहा है हर मौजू के ऊपर। लेकिन दो और बड़े संजीदा पहलू हैं। एक तो जो सऊदी फॉरेन मिनिस्टर का इंडियन फॉरेन मिनिस्टर से और पाकिस्तानी फॉरेन मिनिस्टर से रब्ता है, या चीनी फॉरेन मिनिस्टर का जो पाकिस्तान के साथ रब्ता हुआ, तो यूं लगता है कि ये दो मुल्क जो हैं ये खामोश सिफारतकारी कर सकते हैं। इन दोनों से क्या तवक्को रखी जाए, और वेयर डू दे स्टैंड इन दिस डिस्प्यूट? देखिए, चाइना को तो इल्म नहीं है, लेकिन सऊदी अरब यकीनन तौर पे, क्योंकि सऊदी अरब मोदी साहब सऊदी अरब में ही थे जब ये पहलगाम का वाक़या हुआ, और सऊदी अरब के साथ एक पार्टनरशिप बिल्ड हो रही है। चाइना के साथ अभी वो एतमाद का मामला नहीं है, क्योंकि लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में काफ़ी सीरियस इशूज हैं। वो कि 2 सेक्टर्स में उनकी डिसंगेजमेंट हो गई है, लेकिन बहरहाल बेएतमादी की फजा अभी भी है। लेकिन मैं समझता हूं कि सऊदी अरब का एक रोल हो सकता है, लेकिन इस वक्त सऊदी अरब का रोल भी यही हो सकता है कि एस्केलेशन की तरफ मामला ना जाए। लेकिन ये बात कम से कम मेरी असेसमेंट तो यही है कि भारत कहीं ना कहीं हिट करने की जरूर कोशिश करेगा, क्योंकि उन्होंने अपनी डोमेस्टिक, क्योंकि एक देखिए ना, बिहार के जो तकरीर मोदी साहब की हुई, जी, बिहार उन्होंने में जाके की, उसमें उन्होंने पोजीशन एक ली कि और हमें तो अंग्रेजी ये जरूर जुबान में करना है। गुफ्तगू करने की कोशिश की, गुज़श्ता रोज, अंग्रेजी जुबान में जी अल्फाज हाँ, अदा किए। जी हाँ, और गुज़श्ता रोज जो हर महीने मन की बात हाँ, रेडियो से खिताब करते हैं पूरी कौम को, उसमें भी उन्होंने वही बातें उन्होंने बिहार रैली में की थी। तो इससे तो, और फिर चूंकि एक पैटर्न भी है, लोगों की तवक्कुआत बहुत ज्यादा हैं कि मोदी साहब कुछ करेंगे पाकिस्तान को, तो मेरा ख्याल में कुछ तो होगा। ये अलग बात है कि पाकिस्तान के वफाद में नहीं है कि वो अननेसेसरीली एस्केलेट करे इस स्टेज पे। लेकिन अगर ये इंडस वाटर ट्रीटी का मामला रहता है, वो सस्पेंशन में रहती है, बेंस में रहती है, और भारत कुछ ऐसे इकदाम लेता है जिसकी वजह से पाकिस्तान में जो पानी आता है मगरबी दरियाओं का, उसका फ्लो कम होता है, या सीरियस सिचुएशन हमारे लिए डिवेलप हो जाती है, तो जहाँ तक मेरी इत्तलात हैं, पाकिस्तान विल गो फुल थ्रॉटल, और उसमें कोई दकीका फरोगजाश नहीं होगा भारत को। यानी ना आप तो कह रहे हैं कभी अगर पानी बंद किया जाता है तो चने पाकिस्तान चुगवाने के लिए। पानी बंद किया जाता है तो आप कह रहे हैं कि पाकिस्तान फुल्ली तैयार है टू स्ट्राइक? और डेफिनेटली उसमें किसी को शक नहीं होना चाहिए। मेरी कुछ लोगों से बात हुई भी है, और उसके बारे में बड़ी संजीदगी के साथ मैं ये बात कर रहा हूँ, क्योंकि और ये अभी मुमकिन नहीं है भारत के लिए भी, साथ में ऐड करता चलूं कि भारत के लिए इस वक्त मुमकिन नहीं है कि वो पाकिस्तान के दरियाओं का पानी कम करे या उनको डाइवर्ट भी कर सके, क्योंकि वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है। इट विल टेक सम इयर्स। आप इन सालों में दौरान क्या होता है, क्योंकि भारत को इस सस्पेंशन के वक्त दौरान
उनको एक मौका मिल गया है कि वो जो है रिजर्वायर्स उन पे काम शुरू कर दें, डैम्स पे काम शुरू कर दें और पाकिस्तान को कोई इंफॉर्मेशन ना दें। तो एक ये सस्पेंशन का ये एक नुकसान तो है कि हमें एक फेट अकम्पली मिल जाएगी, लेकिन शायद उससे पहले भी हम कुछ एक्शन ले लें। लेकिन ये एक बड़ा सीरियस मामला है, पानी का जो मामला है ना, इंडस वाटर हम्म। सिक्योरिटी का, हम्म। ये एक सीरियस मामला है। इसको भारत को लाइटली नहीं लेना चाहिए मेरे ख्याल में। अगर वो मिसकैलकुलेट कर रहे हैं कि पाकिस्तान वो टेक इट लाइन डाउन, ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि ये हमारे सर्वाइवल का इशू है और इसके बारे में कोई दो आरा नहीं है और कोई कंप्रोमाइज भी नहीं। बस अब अगर ऐसी कोई लिमिटेड स्ट्राइक भी होती है, पाकिस्तान भी मेंटली रेडी है, ख्वाजा आसिफ साहब भी उसका इजहार कर रहे थे और उनको भी खदशा लग रहा है कि जी वॉर इज लूमिंग ऑन दी हराइजन्स, तो उस सूरत में जितनी भी महदूद पैमाने पे जंग हो इन दो एटमी ममालिक के बीच भारतीय जारहियत की सूरत में, तो ये तो फिर तय नहीं किया जा सकता कि हाउ विल इट गेट एंड। इसको फिर खत्म करना किसी एक के हाथ में नहीं होगा, बिलखुसूस भारत के हाथ में। सो ये वेयर वुड दी सर्कमस्टेंसेस लीड? देखिए यूजुअली ये होता है कि एस्केलेशन का एक लैडर है और उसमें ऑब्वियसली जब लिमिटेड वॉर भी होती है और ख़ास तौर पे न्यूक्लियर एनवायरनमेंट में अगर हो तो किसी तरफ भी जा सकती है। लेकिन मेरा अपना ख्याल ये है कि अभी भी जो हमारा न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड है वो इतना नीचे नहीं आया कि हम कन्वेंशनल वॉर न लड़ सकें। पाकिस्तान के पास भी अल्हम्दुलिल्लाह फाइटर्स मौजूद हैं, एक से एक हम मुकाबला कर सकते हैं भारत का कन्वेंशनल लेवल पे भी। लेकिन जिस तरह मैंने पहले अर्ज किया, भारत के मफाद में भी ये नहीं है कि फुल स्केल वॉर हमारे साथ करे और ना हमारे इंटरेस्ट में है। लेकिन पुश कम्स टू शव तो फिर ये हो सकता है, लेकिन भारत इस वक्त एक लिमिटेड एक्शन लेगा बालाकोट की तरह उस किस्म के। देखिए ना, पिछले 4 दिनों से भारत इस बात पे जोर दे रहा है कि हमारी साइड पे, एलओसी के हमारी साइड पे तकरीबन 40 से 50 टेररिस्ट के लिए बकौल उनके लॉन्च पैड्स हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि वो ड्रामा करें और अपनी अवाम को सेटिस्फाई करने के लिए, जिस तरह उड़ी के बाद उन्होंने जी किया जी था जी। कि हमने जी एक सर्जिकल स्ट्राइक कर हाँ, दिए क्रॉस लाइन ऑफ कंट्रोल, दरख्त तो शहीद कर उससे दिए एक उन्होंने। डोमेस्टिक बहुत वाहवाह हो जाएगी। क्योंकि बीजेपी की हुकूमत का तो है कि फॉल्स नैरेटिव बनाने में तो ये मास्टर हैं। फिर एक शायद कहीं और हमारी एयर स्पेस की वायलेशन कर दें। एक जो काम वो कर सकते हैं, मुझे लगता है कि शायद उसका भी वो सहारा लें, क्योंकि अगर फाइटर वो भिजवाते हैं एयरक्राफ्ट तो उसका खदशा होता है कि एक और अभी लंदन वाला मामला ना हो जाए, क्योंकि उससे बड़ी एम्बेरसमेंट होगी भारत की हुकूमत को। तो इस दफे क्रूज मिसाइल का इस्तेमाल हो सकता है। क्रूज मिसाइल का ये है कि वो जमीन से ज्यादा बहुत ऊपर नहीं उठता और तो रेडार को डिटेक्ट करना जरा मुश्किल होता है। और चूंकि भारत के पास ब्रह्मोस सुपर हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स ही मौजूद है, तो वो उनका भी सहारा ले सकता है। वो शॉर्ट रेंज भी होते हैं, तो इसलिए वो मुझे लगता है कि शायद कहीं वो इस्तेमाल करें और फिर क्लेम करें कि जी हमने बस अब चूंकि ये स्ट्रेटेजिक नोयत की आपने गुफ्तगू की डैमेज और कर दिए। जो अहले पाकिस्तान देख रहे हैं वो यकीनन अब मुतजस्सिस होंगे कि अगर उनके पास ऐसी क्रूज मिसाइल्स हैं तो हमारे पास उसका जवाब क्या है? नहीं, हमारे पास भी क्रूज मिसाइल्स तो हैं, हमने भी बना रखे हैं, लेकिन हमारे पास फिलहाल सुपरसोनिक नहीं है। हाँ। लेकिन हमारे पास और बहुत से मिसाइल्स हैं जो कि हम इस्तेमाल कर, शायद हमें ज़रूरत भी ना पड़े। सच्ची बात तो यही है। अगर भारत ने कुछ लिया, हम भी उसका रिएक्ट तो हमने ज़रूर करना है, क्योंकि दैट गोज विदाउट सेइंग। अब वो भारत किस हद तक जाता है उस पर डिपेंड करता है फिलहाल। और उसी हिसाब से हमारा भी मेजर्ड रिस्पॉन्स यकीनन होगा, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। लेकिन इवेंचुअली जो मैं देख रहा हूँ ना, असल में जो बात है कि मामला किस तरफ जाएंगे, क्या सऊदी अरब मीडिएशन कराए बाद में करवा सकता है, यकीनन करवा सकता है, लेकिन वो बिहाइंड द सीन्स ये सारी चीजें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान ने जो एयर स्पेस बंद की है भारत की जी। एयरलाइंस के लिए, ये एक बड़ा जबरदस्त इकदाम लिया है पाकिस्तान ने। और इससे पिछली दफे जब हमने एयर स्पेस पाकिस्तान की बंद की थी 3 माह के लिए, तो भारत को तकरीबन उन 3 माह में 700 करोड़ रुपए जो 3 माह है में नुकसान हुआ 700 था, करोड़ तकरीबन इंडियन रुपीस। 100 मिलियन डॉलर के करीब। तो ये एक बहुत बड़ी, और फिर उसकी जो उसका जो अटेंडेंट जो उसे कॉन्सिक्वेंसेज है कि रूट्स बड़े हो जाते हैं, डायरेक्ट फ्लाइट्स नॉर्थ अमेरिका ठीक। नहीं जा सकती। बल्कि अभी पिछले दिनों उनके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो कहीं फंस गए थे, क्योंकि उसी दिन हाँ। पाकिस्तान ने अनाउंस कर दिया था। तो आप देखिए ना, अगर 3-4 घंटे आपको जायद चाहिए हों अमेरिका जाने के लिए, तो वो एक हैसल तो है।
तो ये बहुत तंग करेगी भारत को। तो भारत मेरे ख्याल में किसी स्टेज पे तो दिस विल कम टू एन एंड इन माय व्यू, लेकिन उसके लिए जरूरी होगा कि भाई भारत साहब, जब क्योंकि 2014 देखिए में डोमेस्टिक। जब मोदी इंडिया के वज़ीर-ए-आज़म बने तो आप दिल्ली में हाई जी कमिश्नर थे पाकिस्तान के। जी। आपने फिर अपने तजुर्बात के ऊपर एक किताब भी लिखी। जानना ये चाह रहा हूँ कि आप उसने उस वक्त क्या महसूस किया था कि ये हिंदुत्व ड्रिवन एक शख्स जो है वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं इंडिया का, तो पाकिस्तान इंडिया ताल्लुकात फिर किस समत में जाएंगे? आपने क्या फोरसी किया था और क्या वैसा ही हुआ? देखिए मैं उस वक्त जब ये सब हो रहा था इलेक्शन अपने और मोदी साहब आए, तो हमारे यहाँ एक ये इम्प्रेशन पाया जाता है कि बीजेपी की हुकूमत से हम बेहतर डील कर सकते हैं। अटल बिहारी हाँ। वाजपेयी को सामने रखते हुए लोगों ने कहा हम्म, कि बीजेपी चूंकि एक राइट सेंटर ऑफ राइट की जमात है, फार राइट के लोग भी इसमें शामिल हैं, हम्म, तो अगर ये कोई कश्मीर पे फ्लेक्सिबिलिटी शो करें तो इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। तो आपको याद होगा कि नवाज शरीफ साहब भी आए थे हम्म, इनॉग्रेशन अटेंड करने मोदी साहब की। हम्म। लेकिन मुझे एक बात हमेशा उस वक्त भी दिल में खटकती थी, लेकिन मैं उसका पब्लिकली मैंने उसका इजहार नहीं वो किया। क्या? लेकिन हमने साइफर बहुत से भेजे, साइफर चूंकि अब जी। हर शख्स जानता है होता क्या जुबान है। ज़द आम है अब तो तो साइफर हमें सर। ये था कि चूंकि बीजेपी के मैनिफेस्टो में एक था कि जी अब हमने एब्रोगेट करना है हाँ। आर्टिकल थ्री 370, सेवन। तो वो मेरे लिए एक मुश्किल सा था कि किस हद तक हम इनको, और मेरा ख्याल था कि हमें इनको टेस्ट करना चाहिए। हम्म। तो उसी हवाले से मैंने जब हुर्रियत की मीटिंग की हाई कमीशन में, जी, बड़ा तो रौला पड़ा उन्होंने था। मिलने से इनकार कर दिया हम्म, अगस्त 2014 ही में। हम्म, तो उसके बाद तो मैं बिल्कुल क्लियर हो गया कि इनका एजेंडा अब क्या है। और उसके बाद मैं मतलब जब भी होता था तो अपनी लीडरशिप से ही कहता था कि जी हमें एहतियात से चलना है, कश्मीर की सफारतकारी को आगे लेकर चलना है, और ये कोई ऐसी हुकूमत नहीं है जिससे हम कोई तवक्को रख बस सकें। अब जरा मोदी मुख्तसर इज सा एक नॉट और अटल मुद्दा है, बिहारी उसको भी वाजपेयी। एक बहुत मुख्तसर सा एक और नुक्ता भी है, उसको भी जरा एड्रेस कीजिएगा। जैसे मैंने जिक्र किया न्यूयॉर्क खबर का कि वहाँ पे इंडिया में कैसे वो डिप्लोमेट्स को इंगेज कर रहे हैं और कैसे आउटरीच कर रहे हैं फॉरेन ऑफिस को दीगर ममालिक के। हमारी जो इस वक्त सूरत हाल के बाद सिफारती सतह पर अप्रोच है, इज़ इट इनफ या कोई और ज़्यादा प्रोएक्टिव होनी चाहिए थी? अगर आपको हैड यू बीन दी पर्सन टू मेक सम डिसीजंस इन दिस रिगार्ड, तो क्या ऐसा करना चाहिए सिफारती सतह पर टू काउंटर इंडियाज नैरेटिव डिप्लोमेटिकली? देखिए मेरा ख्याल तो यही है कि अभी तक भी जो इकदाम हमने लिए हैं वो ठीक ही हैं। हमारे वजीर खारजा की चीन के वजीर खारजा से टेलीफोनिक गुफ्तगू भी हुई है। हमें पैनिक नहीं होना, हम्म, क्योंकि जब हम पैनिक हो गए तो उसका मतलब ये है कि हम बहुत खौफजदा हैं। हम्म, और बीजेपी की हुकूमत यही बताना चाहती है। हमारे कंसर्न्स यकीनन हैं और हम अलर्ट भी हैं, लेकिन अभी जो है मामलात बिहाइंड द सीन्स चलें तो बेहतर है। कोई हमें ज़रूरत नहीं है हिस्टैरिकल होने की। जिस तरह भारत में एक हिस्टेरिया मौजूद ठीक। है इस वक्त, तो सारे पागल हुए हुए हैं वहां पे। तो उस वजह से हमें एक एतमाद के साथ आगे बढ़ना है। ये ज़रूर है कि हमें अपने सफारत जो हमारे सफरा हैं बाहर, उनको एक्टिवली अपने होस्ट गवर्नमेंट्स को मुसलसल ब्रीफ करते रहना चाहिए कि हालात किस तरफ जा रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं फिर यही कहूँगा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के हवाले से जो भारत ने वायलेशन की है, न सिर्फ ट्रीटी की बल्कि इंटरनेशनल लॉ की, हम्म, उसको हमें थोड़ा सा रोबस्ट डिप्लोमेसी की ज़रूरत है। हमारे यहाँ बदकिस्मती के साथ फॉरेन ऑफिस में भी मुझे गैप्स नज़र आते हैं, क्योंकि हमने हम्म, फॉरेन ऑफिस की ऑर्गेनाइजेशनली उस तरह रिस्ट्रक्चरिंग नहीं की कि इसको हम 21st सेंचुरी के जो चैलेंजेस हैं उसके साथ नबरद आजमा कर सकें। तो ये इस ज़रूरी है कि इंडस वाटर ट्रीटी हमारे लिए भी एक इशू बनेगा, जो मुझे लगता है। और इसमें भारत क्योंकि देखिए ना, पिछले हम्म। पिछले साल जब भारत ने हमें लिखा कि हम इसको रिव्यू करना चाहते ठीक। हैं, तो उसमें उसने क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का भी हवाला दिया था। तो मेरे लिए उस वक्त अंडरस्टैंड करना, और मैंने उस वक्त भी हाईलाइट किया था कि ये बार बार क्यों इसका रेफरेंस दे सही रहे है। हैं, इंडस वाटर हम्म, ट्रीटी का क्रॉस हम्म, बॉर्डर टेररिज्म से क्या ताल्लुक है। हम्म, तो आज ये जाहिर हो गया कि किस तरह उन्होंने इसको साथ लिंक किया है कि जी सर्कमस्टांसेस बदल गए हैं। गो के इस हम्म। ट्रीटी में तो ये परमानेंट ट्रीटी है, ये एकतरफा हो नहीं सकती, लेकिन उन्होंने एक सहारा लिया है हम्म। कन्वेंशन ऑन जी। इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन लॉ ऑफ ट्रीटीज, जिसमें आर्टिकल 14 और मेरे ख्याल में आर्टिकल 62 और 72 का ठीक। उन्होंने सहारा लिया है कि अगर सर्कमस्टांसेस तब्दील हों तो बिल्कुल ठीक ट्रीटीज अब्दुल को बात साहब। सस्पेंड किया जा सकता है या उनको टर्मिनेट किया जाता है। बहु- लेकिन मजे बहु- की बात यह है जी। कि उस ट्रीटी का ना पाकिस्तान पार्टी और ना भारत पार्टी है। एग्जैक्टली। तो ये एक इंटरेस्टिंग सिचुएशन है। लेकिन हमें
बाकी चीज़ें तो चलिए अपनी जगह पे। ये फेज भी ख़त्म हो जाएगा, आज नहीं तो एक हफ्ते के बाद, 2 हफ्ते के बाद ख़त्म हो जाए, क्योंकि भारत अपना टाइम लेगा इस वक्त। और क्योंकि उसका केस जो है वो बिल्ड नहीं हो पा रहा, जिस तरह आपने अपने इब्तिदाइये में कहा था। तो वो कुछ एक्शन लेगा, उसके बाद असल जो मामला शुरू होगा वो बाद में होगा, इंडस वाटर ट्रीटी का। बिल्कुल मुझे ठीक उसकी ज़्यादा मैं फिक्र है, और वाकई वो उसके सबसे बारे ज़्यादा में ज़्यादा कंसर्निंग worried भी है। हूँ। ऐसा टाइम की किल्लत, आपने कीमती वक्त से तफसीली आपसे गुफ्तगू हुई। जनाब अब्दुल बाज़ साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक ले रहा हूँ, उसके बाद हमें ज्वाइन करेंगे अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब और ब्रिगेडियर मसूद अहमद खान साहब। दिफाई तौर पर हम कहाँ खड़े हैं और मजहबी तौर पर हम किस हद तक यकजा हैं, और क्या जज्बा है इस कौम के अंदर, एक्सप्लोर करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें प्रोग्राम में ज्वाइन किया है दिफाई तजिया निगार ब्रिगेडियर रिटायर्ड मसूद अहमद खान साहब ने, और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर बाद अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब, उनकी खिदमत भी जाएंगे। लेकिन सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब, आपको मैं मुखातिब करूंगा। जो पागलपन है, जुनून है जंग का मोदी सरकार के यहाँ, और जिस तरह से वो माहौल बना रहे हैं, उसको देखते हुए लगता है मुख्तलिफ एनालिस्ट का कि वो कुछ ना कुछ करने को हैं। हम तैयार हैं, फौजें हरकत में आ चुकी हैं, फैसले हो चुके हैं। ख्वाजा आसिफ भी ऐसा इंटरव्यू दे चुके, उसकी वजाहत भी हो गई, वो कर रहे थे किसी और अंदाज से। लेकिन ये कहा जा रहा है कि जी आने वाले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, और भारत फुल स्केल जंग की हिम्मत नहीं कर सकता। कोई 72 घंटे की स्ट्रेटजी ऑप्ट करेगा, सर्टन एरियाज को टारगेट करने की कोशिश करेगा, और कोई थ्रू नेवी कोई एडवेंचर करने की कोशिश करेगा। सुपरसोनिक मिसाइल्स का हवाला दिया जा रहा है, और बकौल मोदी उनकी जुबान से जब वो लफ्ज़ अदा करते हैं राफेल, तो राफेल का जो खिलौना है वो उन्हें बड़ा तंग कर रहा है। उसका जवाब क्या है? हमारी तैयारियां कहाँ हैं? हम कहाँ खड़े हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, देखें कि अभी तो दुनिया ने एस्टेब्लिश कर लिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कह दिया, लिखा, एक आर्टिकल लिखा कि इंडियंस कन्वेंशनल वारफेयर में पाकिस्तान पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल पनाग है, फॉर्मर कमांडर नॉर्थ है, उन्होंने लिखा कि हम कुछ नहीं कर सकते, पाकिस्तान हैज टेक्नोलॉजिकल एज ओवर मिसाइल्स भी है, और उन्होंने कहा वेपन्स एंड इक्विपमेंट भी है, नेवी में भी है, एयर फोर्स में है। उन्होंने कहा भाई ये हम हमला कर ही नहीं सकते हैं। सिमिलरली परवीन सानी ने भी यही कहा, उन्होंने कहा कि भाई आप कैसे सोच सकते हैं। और वैसे भी देखे, रिकॉर्ड में भी कहते हैं 1 जनवरी 1949 में सीज फायर लाइन बनी थी इस वेस्ट पाकिस्तान में। देन आज तक पाकिस्तान इस वेस्ट पाकिस्तान के आफ्टर, और फिर ये खुद भी कह रहे हैं, आर्टिकल्स भी लिख दिया है। तो ये इनकी कोशिश यही है कि किसी तरीके से कि कुछ साल्वेज किया जाए, कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए कोई एक्टिविटी की जाए अक्रॉस द LOC या और उसके बाद आगे। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के पास हर चीज का तोड़ है, और हम इनसे सुपीरियर हैं एज फार एज टेक्नोलॉजी, वेपन्स और इक्विपमेंट्स आर कंसर्न। देखिए हमारे पास जो मिसाइल सिस्टम है, वी कैन हिट एनी टारगेट अक्रॉस इंडिया, चाहे वो कलकत्ता तक है, वहां पे जा सकते हैं। सो वी हैव, देखें, क्रूज मिसाइल्स भी है हमारे पास, बैलिस्टिक मिसाइल्स भी है हमारे पास, अबाबील है विद द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। एट द सेम टाइम डिफरेंट टारगेट्स पे हम फायर कर सकते हैं फ्रॉम दैट अबाबील सिस्टम, वेपन सिस्टम से। और इसके बाद हमारे पास टेक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स भी है। तो मेरे ख्याल में राइट फ्रॉम नसर, हमारा जो शॉर्टेस्ट रेंज का है 60 किलोमीटर का है, और लॉन्गेस्ट हमारा शाहीन है 2750 किलोमीटर्स पे जा सकता है। तो इंडिया को पता है कि हम क्या कर सकते हैं, और फिर हमें टारगेट्स के भी पता है कि हमने कहाँ टारगेट्स सिलेक्ट करने। हमें टेररिस्ट कैंप्स का भी पता है इन राजस्थान में, जहाँ पे वो BLA को ट्रेन कर रहे हैं, सिंधु देश रेवोल्यूशनरी आर्मी को ट्रेन कर रहे हैं, और एल्सवेयर जहाँ पे हमें पता है कि हमने कहाँ पे स्ट्राइक करना है। जिस तरह 22 फरवरी 2019 को आपने देखा था, जब हमारी एयरफोर्स प्रिसाइज टारगेट्स पे गए, दे डिलीवर देयर पेलोड, उनको बताया भाई यहाँ पे हमने ये किया, ये आप अंदर मौजूद थे। इवन उनका फॉर्मर चीफ वाज देयर, लेकिन हमने उनको उस वक्त भी मौका दिया। और सब्सिक्वेंटली जब आपने पंगा लिया तो अभिनंदन साहब को हमने चाय पिलाई, तो बस चाय नहीं पिलाएंगे, कोई और चीज पिलाएंगे इनको। और ये मेरा ख्याल में इनको कहते हैं ना, ये मोदी साहब कह रहे थे कि इनको जानकारी नहीं होगी, मैं कह रहा हूं तो उनको जानकारी नहीं होगी, हम उनके साथ क्या करने वाले हैं। ठीक, मेरे साथ हैं अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब भी हमें ज्वाइन कर चुके हैं प्रोग्राम में। साहब बहुत शुक्रिया, आपको जहमत इसलिए दी है कि ज़ाहिर बात ऐसी सूरत हाल में जब जंग का माहौल हो, और हमारी तैयारियां तो आपने सुन ली जो ब्रिगेडियर साहब ने ऐलानात किए हैं, इसमें हम देखते हैं कि भारत की जानिब से ना अखंड भारत, हिंदुत्व अप्रोच, और जो एक कट्टर हिंदू
जज्बात की तर्जुमानी करने वाला शख्स वज़ीर आज़म और उसकी जमात भी वो हिंदू मज़हब के जज्बात को उभार कर हिंदू मुस्लिम तकसीम और पाकिस्तान पर हमला करने की बातें कर रहे हैं। तो ऐसी सूरत में जो हमारे यहाँ जो मजहबी ताकतें हैं, मजहबी रहनुमा हैं, आप जैसे जो स्कॉलर्स हैं, इनका किरदार बड़ा अहम हो जाता है। आप इस कौम को जिसका वजूद, जिसका जो नज़रिया है वो है ही दीन इस्लाम के ऊपर, उनको क्या पैगाम देंगे कि अखंड भारत और हिंदुत्व के जवाब में हमारा दीन इस्लाम क्या बताता है और हम कहाँ खड़े हैं? देखा जी, बुनियादी तौर पर दीन इस्लाम ये असल में तो अमन का दीन है और इसके अंदर हमेशा इंसानियत की बात की गई है और पीस की बात की गई है। लेकिन जहाँ पर कोई दुश्मन जारहियत का मुजाहरा करता है तो वहाँ पर अल्लाह ताला के फजल करम से हमारी एक बड़ी तवील हिस्ट्री है। हमने बदर का मार्का हो या हंदक का मार्का हो या तबूक का मार्का हो, अल्लाह के फजल करम से हमारे दुश्मन हमेशा हमारे मुकाबले में नाकाम और नामुराद ही रहे हैं। और फिर अल्लाह ताला के फजल करम से जो बर सगीर की अपनी हिस्ट्री है उसके अंदर जो मुसलमान फातहीन है, जिनके अंदर गोरी भी शामिल है, गजनवी भी शामिल है, मेरा नहीं ख्याल कि हिंदू जो अभी तक जो उनकी ज़रबों को भूले हों। और फिर पाकिस्तान के क़याम के बाद 1965 में जिस अंदाज में हमने भारत का मुकाबला किया है, हर बंदे को इस बात का पता है कि पूरी की पूरी कौम पाकिस्तानी फ़ौज के पीछे थी। और यहाँ पर मैं आपके तवज्जो से ये बात भी जो ना अवाम तक भी और अपने बालाई इदारों तक भी और दीगर मुकामात तक पहुँचाना चाहता हूँ कि इस वक्त कल मीनार पाकिस्तान में तमाम मजहबी जमातों की गैदरिंग हुई थी, जहाँ पर फ़लस्तीनियों के ऊपर होने वाले जुल्म के खिलाफ जो आवाज़ को बुलंद किया गया है, वहीं पर भारत के मजालिम के खिलाफ भी और उसकी जारहियत के खिलाफ, उसकी धमकियों के खिलाफ भी बाकायदा तौर के ऊपर इस बात की यकीन दहानी कराई गई है कि इस किस्म की सिचुएशन में पूरी की पूरी पाकिस्तानी कौम अफवाज पाकिस्तान के साथ होगी। और आप इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि हमारे यहाँ पर जज्बा जिहाद का पूरा का पूरा जो है ना एक नजरिया और फलसफा मौजूद है। हम अगरचे आम हालात के अंदर और मुआशरों में रहते हुए म्यूचुअल कोएग्जिस्टेंस की बात भी करते हैं, बकाए बाहमी की बात भी करते हैं और हर अक़लियत को बर्दाश्त करने का सबक हमें इस्लाम ने दिया है। लेकिन कोई दुश्मन हमारे पर नंगी जारहियत का मुजाहरा करने में मादा तैयार हो जाए तो फिर डिफेंस मैकेनिज्म को हरकत देना और फिर उस मौके पे जिहाद की बात करना और अल्लाह तबारक व तआला के फजल करम से दुश्मनों के मुकाबले के ऊपर जो है ना अपने आप को मिटा देने के जज्बात से सरशार होकर मैदान अमल में उतरना, ये तो अल्लाह ताला के दीन का पैगाम है। अल्लाह ताला ने कुरान में ये बात बड़ी वजाहत से कही है, वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, वो लोग जो अल्लाह ताला के रास्ते के अंदर शहीद हो जाते हैं उनको मुर्दा मत समझो, बल्कि वो तो जिंदा है। यहाँ से अंदाजा ये बात होता है कि जिस वक्त आप शहीद हो जाते हैं आपको तो हयात सरमदी हासिल हो जाती है, आप तो इटरनल लाइफ को पा लेते हैं। और हमें बाकायदा हदीस तय्यबा से ये बात भी हासिल हुई है कि आलम बरज़ख के अंदर जिन लोगों को अल्लाह तबारक व तआला नींद की बजाय एक अफाकी ज़िंदगी अता फरमा देगा, योम हिसाब से पहले ही उनको परिंदों के कालम में डालकर जन्नत के बागों में उड़ाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला जन्नत के फल खाने के लिए मादा तैयार कर देगा, वो लोग शुहदा होंगे। तो हम ये बात समझते हैं कि हमारी जो मौत है वो तो एक नई जिंदगी का आगाज़ है। तो अगर हिंदू अगर हमें डराने की बात करते हैं, जो कि कभी जो है बुतों की पूजा करते हैं, कभी हनुमान की पूजा करते हैं, कभी नाग की पूजा करते हैं, कभी मदाहर फितरत की पूजा करते हैं, जबकि हम तो अल्लाह वहदहू ला शरीका लहू की पूजा करते हैं। तौहीद एक ऐसी चीज़ है कि तौहीद जिसके सीने में आ जाए वो तो कभी मौत से जो है डरता ही नहीं है। मुसलमानों के यहाँ पर जिंदगी एक आर्जी और एक फानी जिंदगी का कंसेप्ट है, इसलिए मैं ये समझता हूँ कि हिंदू हमें इस वक्त जो है ना धमकियों से नहीं डरा सकते। बिल्कुल ठीक। भाई साहब, ये आई थिंक बड़े इंपॉर्टेंट बात है क्योंकि आपने कन्फ्रंट की सिचुएशन देख रखी है, प्रोफेशनली आपने फ़ौज देखी है, उनकी भी, पाकिस्तान की फ़ौज भी। ये बुनियादी फ़र्क नहीं है बिटवीन द टू सोल्जर्स? हिंदुस्तान के अगर कुछ सिपाही है और पाकिस्तानी सिपाही है तो उसका बुनियादी फ़र्क है क्या? और व्हाट मेक्स आवर सोल्जर्स सुपीरियर देन हिम? ये देखें ना, बिल्कुल जिस तरह अलामा साहब ने भी बात की है कि एक हमारे अफवाज में ईमान तकवा जहाद फी सबिलिल्लाह की बात की जाती है। और देखिए चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ क्यों खटक रहा है इंडिया के सामने, जब उन्होंने तकरीर की और इसके बाद की कि 13 लाख फौज हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। और उन्होंने कहा ये सारे जो लोग हैं यहाँ पे, और उन्होंने कुरान का रेफरेंस देते हैं, सुन्नत को रेफर करते हैं। तो फिर जब वो बात करते हैं तो फिर उनको बड़ी तकलीफ होती है। उन्होंने कहा कश्मीर पे हमने इतनी जंगें लड़ी है तो 3 लड़ी है, मजीद 10 भी लड़ सकते हैं। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि जी जब आप हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते तो 1500 दहशतगर्द हमारा क्या कर सकते हैं। सो देखे कि टू नेशन थ्योरी जो, और जिस तरह चीफ ने एक्सप्लेन किया, अब इंडिया में आग लगी हुई है और टू नेशन थ्योरी में जिस तरीके से, अगर आप एक किताब है द मेकिंग ऑफ पाकिस्तान के अजीज की पढ़ लें, उसमें ही हैज लेड ऑन 13 कंडीशंस की 13 कंडीशंस होंगे तो एक नेशन बनती है। वही सारी चीजें हैं जो चीफ ने कहा, जो शुरू में हमारे जो फोर फादर्स थे, जो है सैयद अहमद खान ने बात की, जौहर ब्रदर्स ने बात, सर आगा खान ने बात की है, कायद-ए-आज़म ने, अल्लामा इकबाल ने बात की है,
और फिर इसके बाद ही जाके पाकिस्तान बना है। तो टू नेशन थ्योरी है कि हम टोटली वी आर डिफरेंट, हमारा ईमान है और हमारा देखे ना बिल्कुल ही हम किसी सूरत में नहीं बनते। तो अब ये इंसान, एक छोटी सी मैं ब्रेक ले रहा हूं सर, वापस आता हूं आप दोनों की जानी प्रोग्राम में, छोटी सी ब्रेक, वापस आता हूं। वेलकम बैक। अलामा साहब, ब्रेक से पहले जो आपने गुफ्तगू की बड़ी अहम थी, क्योंकि ये बुनियादी फर्क वाज़ेह होना जरूरी है इन दोनों के बीच में। वो तो 7 जन्मों पे और उससे भी ज्यादा जन्मों पे यकीन रखने वाले लोग हैं। हम वो जो जज्बा जहाद और जज्बा शहादत है वो किस उम्मीद पर कायम किए हुए हैं, किस ईमान पर कायम किए हुए हैं? देखिए, हमारा तो इस बात के ऊपर ईमान है कि अल्लाह तबारक व तआला की तौहीद और इस्लामी सरहदों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जान दे देना ये बड़ी सादत की बात है। और हम ये बात समझते हैं पाकिस्तान की असास और बिना ला इलाहा इल्लल्लाह है। और यहाँ पे चलते चलते मैं एक बात को मज़ीद ऐड करना चाहूँगा कि दुनिया के अंदर मुसलमानों का और हिंदुओं का अगर आप तकाबुल करना चाहें तो ये बात समझना कुछ मुश्किल नहीं कि हिंदू एक रीजनल कम्युनिटी है जो बर्रे सगीर के बाहर कहीं एग्जिस्ट ही नहीं करती, जबकि मुसलमान जो है अल्लाह ताला के फजल करम से एक इंटरनेशनल कम्युनिटी है। और उम्मत का जो कंसेप्ट हमारे यहाँ पर मौजूद है उसके अंदर अल्लाह के फजल करम से मशरिक और मगरब में रहने लोग जो हैं वो पाकिस्तानी मुसलमानों का भाईचारे की एक जो है ना एक अखुवत की लड़ी में परोए हुए हैं। और ये बात मुमकिन ही नहीं कि इंडिया अगर पाकिस्तान के ऊपर कोई जारहियत का मुजाहरा करता है तो हमारे मामला से ला ताल्लुक रह सके। ठीक है, मुसलमानों में मादा परस्ती भी आ चुकी है और मसलतें भी आ चुकी हैं, लेकिन इसके बावजूद अरबो अजम में जहाँ जहाँ मुसलमान मौजूद है, जब भी कभी उनका पर इब्तला आती है तो हम ये बात समझते हैं मुसलमान आलम कभी उसे डिटैच रह ही नहीं सकते। ये मदद का एक ऐसी इंटीग्रेशन होती है जो हर बंदे को दूसरे की हिमायत में मादा तैयार करती है। तो अगर इस सूरत के अंदर ये बात जो है ना, ये बात इंडिया को रियलाइज करनी चाहिए कि कोई भी ऐसी जंग के नतीजे के अंदर हिंदू मदद और हिंदू कम्युनिटी को या नाकाबिले तलाफी नुकसान पहुंच सकता है, जबकि उसके मद्दे मुकाबल मुसलमान जो है फ़कत पाकिस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर इस्लाम की बात इसके बाद भी करते ही रहेंगे। और ये बात बिल्कुल क्लियर कट है कि अल्लाह के फजल करम से हमें अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात के अलावा किसी दूसरे का खौफ नहीं। और हिंदुओं का तो अपने साये का भी डर है, वो तो बंदर से भी घबरा रहे हैं, वो तो सांप से भी घबरा रहे हैं, वो तो गाय से भी घबरा रहे हैं। तो उनके यहाँ पर जो है ना मज़ाहिर फितरत का खौफ इतना ज़्यादा है कि वो कभी भी अपनी जान का नजराना पेश करने के बराबर तैयार नहीं हो सकते। हमारे यहाँ पर जिस वक्त कोई आदमी शहीद होता है तो उसके बाद उसकी जो बेवा होती है उसका कोई इम्तियाजी सलूक नहीं किया जाता और ना ही जिंदगी की कोई जो है ना उसकी नेमतें उसके ऊपर हराम हो जाती हैं। उसके मद्दे मुकाबले जब हिंदू मरता है तो उसकी तो बेवा साथ ही सती हो जाती है, उसके लिए तो जीवन का कोई इम्कानात और कोई करीना बाकी नहीं रहता। तो हम ये बात समझते हैं शहीद के पसमानदगान तो बड़ी इज्जत और बड़ी आबरू की जिंदगी गुजारते हैं, जबकि उसके मद्दे मुकाबले जो हिंदू मर जाता है उसके पीछे जो उसके पसमानदगान होते हैं उनके लिए जिंदगी खत्म हो जाती है। उसके बाद तो वो औरत जो होती है बिल्कुल इस तरह की जिंदगी बिल्कुल ठीक, उसके बिल्कुल ठीक। खत्म हो चुके हैं। बगैर साहब, ये अभी अब्दुल बासित साहब आज मेरे प्रोग्राम में शिरके गुफ्तगू थे, वो बता रहे थे कि जो इंडस वाटर ट्रीटी से जिस तरह इंडिया ने उससे तातुल का शिकार किया है, तो उन्होंने कहा जी ये नहीं हो सकता कि पाकिस्तान का पानी बंद किया जाए और पाकिस्तान खामोश बैठे। और जिक्र कर रहे थे वो कि हम भी अपनी मर्जी से अपनी सहूलत से फिर इस चीज़ का इलाज निकालेंगे। क्या मैं ये समझूं कि वो इलाके जहाँ से पाकिस्तान का पानी आता है अगर उन्हें बंद किया गया या पाकिस्तान को खुश साली या कहत साली पर मजबूर किया गया तो उन एरियाज़ को भी लॉक किया जा सकता है, वहाँ भी स्ट्राइक हो सकती है बदले में, क्योंकि ये तो अभी जारियत खुली जंग का ऐलान है। यहाँ देखें, एक तो पाकिस्तान ने वाजे कर दी अगर ऐसा करेंगे तो एक्ट ऑफ वार है। सेकंड ये है कि हमने कहा अगर आप पानी को प्रिवेंट करते हैं, स्टॉप करते हैं या उसका डायरेक्शन डाइवर्ट करते हैं तो हम जो फैसिलिटी आप बनाने जाएंगे उस पर स्ट्राइक्स होंगी, वो हम बनने नहीं देंगे। जो देखे ह्यूमनली नॉट पॉसिबल है। चाइना से ऊपर से ब्रह्मपुत्र आ रहा है नीचे, वो भी तिब्बत से आ रहा है, तो चाइना वहां पे भी कोई एक्टिविटी कर सकता है तो नहीं है। और हमारे लिए देखे ये इज्जत और मौत की सवाल है। सो टू हम अपनी इस इज्जत के लिए वी कैन गो टू एनी लिमिट, और इसमें इवन टेक्निकल न्यूक्लियर वेपन्स या स्ट्रेटेजिक लेवल पर यूज करने पड़ेंगे। और जिसमें एक शिक है, जब आपकी इकोनॉमिक थ्रेशोल्ड पर आप पहुंचेंगे, जिसमें जब चांसेस होते हैं जब आपका ब्लॉकेट किया जाए, कराची पोर्ट को बंद किया जाए या आपका पानी बंद किया जाए, देन द ओनली ऑप्शन उस सूरत में है वी विल हिट विद अ न्यूक्लियर वेपन। बिल्कुल ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया जनाब ब्रिगेडियर साहब और जनाब अल्लामा इब्तिसाम अलाई ज़हीर साहब, इन दोनों ने इस पर्सपेक्टिव को पूरी तौर पर वाज़े किया। आज जो 16 यूट्यूबर्स बैन किए हैं भारत ने, उनकी वजारत दाखिला की सिफारिश पर ये बैन आया कि ये लोग पाकिस्तानी जो जर्नलिस्ट हैं, पाकिस्तानी चैनल्स हैं, ये भारतीय शहरी नहीं देख सकते, क्योंकि अगर देखेंगे तो हो सकता है उन्हें रात को नींद ना आए। तो मैं आपको ये बता दूं, ये 16 यूट्यूबर्स बशमूल सुनो न्यूज़ का यूट्यूब चैनल, ये 63 मिलियन सब्सक्राइबर हैं मजमूई तौर पर इनके। और इसमें लतीफ़े की बात यह है कि जो बैन किए गए हैं यूट्यूबर्स, उनमें
स्पोर्ट्स के सहाफ़ी भी शामिल हैं, एजाज वसीम बाखरी हूँ या एक टीवी समा टीवी का जो स्पोर्ट्स चैनल है, या इसके अलावा दी पाकिस्तान एक्सपीरियंस नामी एक पॉडकास्टर हूँ, उनको भी ब्लॉक किया गया है कि ये इनकी नशरियात इंडिया में नहीं आ सकती। पता नहीं खेल के ऊपर बात करने वालों से मोदी को क्या डर है, क्योंकि टीम इंडिया को तो वैसे ही पाकिस्तान के खिलाफ वो खेलने नहीं देते। इजाज़त दीजिए, अल्लाह।